चलिए, आज का जो लेक्चर है वो हम लोग सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर। तो आज का क्लास भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग आज के क्लास में सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। सेल्फ इंडक्शन होता क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है और कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन को कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक उसी तरह से म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन का कोफिशिएंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसका एसआई यूनिट क्या होता है, इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। तो अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक बहुत जल्दी पहुंच जाए और आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो। तो चलिए, आज हम लोग सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन को बहुत अच्छे तरीके से सिस्टमैटिकली समझने का कोशिश करते हैं, जहां से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। चलिए तो हम लोग देखते हैं सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इंडक्शन का मतलब क्या होता है, इंड्यूस करना। तो देखते हैं सबसे पहले सेल्फ इंडक्शन क्या होता है। तो सेल्फ इंडक्शन क्या है, इट इज द फेनोमेनन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए कॉइल व्हेन ए चेंजिंग करंट पासेस थ्रू इट। जैसा कि आप सर्किट डायग्राम में देखोगे, ये हमारे पास इंडक्टर लगा हुआ है, ये यहाँ पे हमारे पास क्या है, बैटरी है, और ये स्विच है। स्विच यहाँ पे क्या है, क्लोज है। जैसे ही स्विच क्लोज हो गया, करंट यहां से पास किया, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ पासिंग द करंट इन द सर्किट एंड इंड्यूस, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट अक्रॉस द कॉइल। यानी कि कॉइल के अंदर जो करंट इंड्यूस हो रहा है वो हमेशा क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है, द करंट पासिंग थ्रू द सर्किट। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा, इस पे क्वेश्चन भी पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट विद रिस्पेक्ट टू द करंट पासिंग थ्रू द सर्किट। तो सर्किट में जिस डायरेक्शन में करंट पास करेगा, हमेशा इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन करंट पासिंग अक्रॉस द सर्किट का क्या होगा, ऑपोजिट होगा। तो इस चीज को आप लोग को ध्यान में रखना है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, जैसे किसी भी तरह से देखिए, सेल्फ इंडक्शन में होता क्या है, कोई भी इंडक्शन के अंदर बेसिकली क्या होना चाहिए, फ्लक्स चेंज होना चाहिए। फ्लक्स चेंज होने की वजह से क्या हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, दैट मींस करंट क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। तो फ्लक्स को चेंज करने के लिए हमें किसी ना किसी तरीके से क्या करना पड़ेगा, करंट को वेरी करना पड़ेगा। अगर हम किसी भी तरीके से करंट को वेरी कर देते हैं, जैसे यहां पे करंट को हम इंक्रीज कर रहे हैं, अगर करंट को इंक्रीज करेंगे तो करंट में जहां कहीं भी फ्लक्चुएशन आएगा उसकी वजह से फ्लक्स में चेंजिंग आएगा, फ्लक्स में चेंजिंग होने की वजह से ईएमएफ क्या हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा। तो हमारा टारगेट, लेकिन ये सब चीज किसके अंदर हो रहा है, एक ही सर्किट के अंदर हो रहा है, इसी कॉइल के अंदर हो रहा है। दैट्स व्हाई इस टाइप के इंडक्शन को हम लोग क्या कह देते हैं, सेल्फ इंडक्शन। बट म्यूचुअल इंडक्शन में थोड़ा डिफरेंट होता है। म्यूचुअल इंडक्शन में क्या है, डेफिनेशन तो वही रहेगा, बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंस क्या है। जैसे हम कहते हैं, इट इज द फेनोमेनन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन वन कॉइल ड्यू टू ए चेंजिंग ऑफ करंट इन द नेबरिंग कॉइल। इसमें बस अंतर इतना ही है कि यहां पे दो कॉइल होता है, एक को हम लोग प्राइमरी कॉइल कहते हैं, दूसरे को सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। प्राइमरी हमारा किससे कनेक्टेड होता है, वेरिएबल रेसिस्टेंस के सोर्स से कनेक्ट होता है, क्योंकि मैंने पहले ही बता रखा था कि जब तक आप करंट को चेंज नहीं करोगे, करंट में वेरिएशंस नहीं लाओगे, तब तक फ्लक्स चेंज नहीं होगा, और जब तक फ्लक्स चेंज नहीं होगा तब तक ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं कॉइल के अंदर हमें क्या करना है, करंट को वेरी करना है। तो दैट्स व्हाई हमने इसको किससे कनेक्ट कर दिया, रिहोस्टेट। रिहोस्टेट क्या है, वेरिएबल रेसिस्टेंस को ही हम लोग एक तरह से, वेरिएबल रेसिस्टेंस को ही हम लोग क्या कह देते हैं, रिहोस्टेट कह देते हैं। वेरिएबल रेसिस्टेंस को ही क्या कह देते हैं, रिहोस्टेट कह देते हैं। तो जो हमारा प्राइमरी कॉइल है वो किससे कनेक्टेड है, रिहोस्टेट से कनेक्ट है। तो रिहोस्टेट ऑटोमेटिकली रेसिस्टेंस को वेरी करेगा। तो जैसे ही सर्किट के अंदर रेसिस्टेंस चेंज तो करंट चेंज, फ्लक्स चेंज, ईएमएफ इंड्यूस। आर गॉट माय पॉइंट। तो प्राइमरी के अंदर बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, करंट में वेरिएशन ला रहे हैं, यानी कि प्राइमरी के अंदर जो करंट में चेंजिंग हो रहा है उसके वजह से सेकेंडरी के अंदर, यानी कि जो सेकेंडरी कॉइल है उसके अंदर क्या हो रहा है, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। तो ईएमएफ जो डेवलप हो रहा है, दैट मींस जो भी करंट डेवलप हो रहा है वो किसके जरिए हमें पता चलेगा। तो सेकेंडरी कॉइल को हमने किससे कनेक्ट कर रखा है, गैल्वेनोमीटर से। जैसे ही गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आएगा, क्योंकि गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो किसी सर्किट के अंदर करंट के प्रेजेंस को केवल डिटेक्ट करता है कि करंट है या नहीं है। तो जैसे ही सेकेंडरी कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस होगा, गैल्वेनोमीटर क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो द डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर इंडिकेट्स या रिप्रेजेंट्स द प्रेजेंस ऑफ करंट इन द कॉइल। तो जैसे ही सेकेंडरी कॉइल के अंदर, यानी कि प्राइमरी कॉइल के अंदर जैसे ही करंट में चेंजिंग आएगा,
करंट वेरी करेगा, यानी कि प्राइमरी कॉइल के करंट वेरिएशन के कारण सेकेंडरी कॉइल के अंदर क्या हो जाएगा, सेकेंडरी कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, दैट मींस करंट डेवलप हो जाएगा। और इस डेवलप्ड करंट को हम लोग आइडेंटिफाई किसके जरिए करेंगे, बाय द डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो यही चीज म्यूचुअल इंडक्शन में होता है। तो दैट मींस वंस अगेन वी कैन कंक्लूड, बहुत ही सिंपल चीज है। सेल्फ इंडक्शन में क्या होता है, एक ही सर्किट के अंदर, एक ही कॉइल के अंदर किसी भी तरीके से अगर हम करंट को वेरी करते हैं, करंट को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, यानी कि किसी भी तरीके से करंट को हम क्या कर सकते हैं, चेंज करेंगे, तो फ्लक्स चेंज ईएमएफ इंड्यूस। तो इस इंडक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, सेल्फ इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन में बस अंतर इतना ही होता है कि हम लोग दो कॉइल लेते हैं, एक प्राइमरी कॉइल होता है, सेकेंडरी कॉइल होता है, यानी कि एक कॉइल के अंदर करंट चेंज होने की वजह से दूसरे कॉइल के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होता है, इसी इंटायर फेनोमेनन को हम लोग क्या कह देते हैं, यानी कि इस तरीके से जो हम ईएमएफ को इंड्यूस करते हैं, इसी फेनोमेनन को हम लोग क्या कह देते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन। तो प्राइमरी कॉइल के अंदर हम कैसे करंट को वेरी करते हैं, बाय यूजिंग रिहोस्टेट, या किसी भी एसी सोर्स से आप कनेक्ट कर सकते हैं। एसी सोर्स तो ऑलरेडी अपने आप में क्या है, वेरिएबल करंट का सोर्स है। तो आई होप ये आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट इसके इसी का हम क्या देखेंगे, जैसे हम लोग कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, फिर कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो इसको बहुत ही सिस्टमैटिकली और मैथमेटिकली हम लोग देखते हैं। तो चलिए इसको रब कर देते हैं। चलिए तो हम लोग देखते हैं सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन के अंदर कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन और कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। तो सबसे पहले इसके अंदर जो हम लोग पढ़ेंगे कोएफिशिएंट ऑफ, सॉरी इसको अच्छे से हम लिख देते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, और ये साइड में क्या हो जाएगा हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। बिल्कुल समझ में आएगा, कोडिंग के जरिए मैं लिख देता हूं। जैसे एक समझ में आ गया, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, बिल्कुल इस पे ध्यान रखिएगा। उसी तरह से हम लिख दिए हैं देखिए कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, तो उसी तरह से यहां पे क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, तो उसको हमने कोडिंग में लिख दिया है। जैसे COSI तो COMI, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। हम यहां पे लिख भी देते हैं कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। आई होप आपको दिख रहा होगा। तो कैसे निकालेंगे, तो बहुत ही सिंपल। सबसे पहले हम लोग कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन के बारे में बात करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ किसके बारे में बात करेंगे, सेल्फ इंडक्शन के बारे में बात करेंगे। तो देखिए क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स जिसको हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं, फाई से, लिंक्ड with the coil is proportional to current through the कॉइल। बहुत ही सिंपल चीज है, और ये किसी भी इंस्टेंट पे होगा, एट एनी इंस्टेंट। तो हम लिख सकते हैं एट एनी इंस्टेंट TA। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। देखिए कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो एट एनी इंस्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसको हम लोग फाई से इंडिकेट करते हैं, लिंक्ड विद द कॉइल, यानी कि जो भी कॉइल के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट थ्रू द कॉइल। तो दिस इंप्लाइज फाई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है, आई का। तो इसको अगर हम मैथमेटिकली खोलते हैं तो फाई इज इक्वल टू, इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे, इसको किसी न किसी कांस्टेंट टर्म से एलिमिनेट करेंगे, दैट मींस हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट से एलिमिनेट करेंगे, उसको हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहेंगे। तो यहां पे हो जाएगा Li, और यहां पे जो ये L है
यही हमारा क्या कहलाएगा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जो कि कहलाएगा कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। यही क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। ठीक उसी तरह से यहां पे जब हम देखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे। मैं दोनों को एक साथ पढ़ा रहा हूं ताकि आपको कोई समझने में दिक्कत नहीं होगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो यहां पे क्या होगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स ऑटोमेटिकली, मैंने बताया था म्यूचुअल इंडक्शन के अंदर दो कॉइल होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी के करंट में वेरिएशन के वजह से सेकेंडरी कॉइल के अंदर क्या हो रहा है, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स linked with the S coil proportional to the current in the P coil। इसको ध्यान में देखिएगा, बहुत ही सिंपल मैंने लिखा हूं कि मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल, यानी कि सेकेंडरी कॉइल में जो फ्लक्स लिंक है, सेकेंडरी कॉइल के साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड है, वो किस पे डिपेंड करता है, किसका प्रोपोर्शनल होता है, तो द करंट इन द पी कॉइल। पी कॉइल का मतलब प्राइमरी कॉइल, S4 सेकेंडरी कॉइल और P4 प्राइमरी कॉइल। इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट इन द प्राइमरी कॉइल। तो दिस इंप्लाइज जो हमारे पास फाई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया आई। दिस इंप्लाइज अगर इसको रिमूव करते हैं तो फाई इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, एम आई। यही एम जो है ये हमें क्या देगा, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, यानी कि ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब इसी चीज को आगे हम कैसे देखेंगे, तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि अकॉर्डिंग टू फ्राइडेज लॉ, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ईएमआई, लॉ ऑफ ईएमआई, यानी कि जो भी फ्राइडेज लॉ ऑफ ईएमआई है, ईएमएफ इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस डी फाई बाई डी टी लिख सकते हैं। सिमिलरली अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ईएमआई, ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। ठीक है, थोड़ा सा हम ऊपर में रब करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, तो हमारे पास क्या आ गया, दिस इंप्लाइज ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी, फाई के जगह पर हम क्या रखेंगे, ऑलरेडी हमने अभी तुरंत देखा, फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, तो फाई इज इक्वल टू एल आई, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एल आई अपॉन में डी टी। तो दिस इंप्लाइज ईएमएफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस एल डी आई बाई डी टी। सिमिलरली हम यहाँ पे देखेंगे, दिस इंप्लाइज ईएमएफ इज इक्वल टू क्या है मेरे पास, माइनस डी, फाई के जगह पे क्या रखेंगे, फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, तो फाई इज इक्वल टू एम आई, तो एम आई अपॉन में डी टी। दिस इंप्लाइज ईएमएफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एम डी आई बाई डी टी। अब यहां पे क्या समझने वाला बात है, तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज अभी मैं बता रहा हूं आपको, इस चीज को ध्यान से देखिएगा। अगर मैं सर्किट के अंदर जो भी सर्किट हमने लिया है, जो भी हमारे पास सर्किट है, अगर उस सर्किट के क्रॉस, पहला देखिए दो चीज हमारे पास, फाई इज इक्वल टू एल आई और ईएमएफ इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, माइनस एल डी आई बाई डी टी। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास क्या है, फाई इज इक्वल टू एम आई और ईएमएफ इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, माइनस एम डी आई बाई डी टी। ठीक है, तो अगर हम सर्किट के क्रॉस
व्हेन I is equal to 1 देन phi is equal to L। उस केस में जो फ्लक्स होगा वो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन के इक्वल होगा। यहां पे होगा when the unit rate of flow of current takes place in the सर्किट। अब इसमें हमने क्या माना, यूनिट करंट माना, यानी कि I इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास क्या है, यूनिट करंट है, यूनिट करंट। यानी कि अगर हम सर्किट के अंदर यूनिट करंट को पास कराते हैं, दैट मीन्स व्हेन करंट का वैल्यू क्या आ जाएगा 1, तो उस केस में जो फ्लक्स होगा वो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन के इक्वल हो जाएगा। लेकिन ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी है। अगर हमने माना कि व्हेन द यूनिट रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट टेक्स प्लेस इन द सर्किट, अगर सर्किट में यूनिट रेट से करंट पास हो रहा है, यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट जो है, यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट क्या है, यूनिट है, मतलब यूनिट रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट है, तो यानी कि कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, दैट इज डी आई बाई डी टी हमारे पास क्या हो जाएगा 1। अगर हमारे पास डी आई बाई डी टी क्या हो गया 1, तो देन ईएमएफ माइनस एल का क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। नहीं दिख रहा होगा, मैं यहां पे थोड़ा सा रब करके लिख देता हूं। ईएमएफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एल हो जाएगा। यानी कि चलिए मैं यहीं पे रब करके आपको यहां पे दिखा देता हूं। इस केस में क्या हो जाएगा, जो ईएमएफ होगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये तो दिख रहा होगा, ईएमएफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस एल। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं यहां पे लूं, मैं लिख देता हूं व्हेन यूनिट करंट passes, that is I is equal to 1, तो उस केस में जो फ्लक्स है वो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन के क्या आ जाएगा, बराबर हो जाएगा। सिमिलरली यहां पे हम लिख सकते हैं व्हेन यूनिट रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट, यानी कि व्हेन यूनिट रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट, दैट इज, यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ क्या है, करंट यूनिट रेट से पास हो रहा है, यानी कि यूनिट रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट, यानी कि डी आई बाई जो डी टी है उसकी वैल्यू हम क्या ले लेंगे 1, तो देन ईएमएफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस एम। ईएमएफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस एम। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है। यानी कि अगर हम यूनिट करंट को सर्किट के अंदर पास कराएंगे तो जो फ्लक्स है वो हमारा कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन के बराबर हो जाएगा। अगर हम रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट को यूनिट रखते हैं, यानी कि डी आई बाई डी टी को मान लेते हैं, मान लेते हैं कि हम यूनिट रेट से करंट पास कर रहा है, यहां पे सिर्फ यूनिट करंट पास हो रहा है और यहां पे यूनिट रेट से करंट अगर फ्लो हो रहा है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट हमारा क्या है यूनिट, यानी कि डी आई बाई डी टी अगर हम मान ले लेते हैं, तो जो हमारा ईएमएफ है वो हमारा कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन का क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यानी कि ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। अब हम इसके बाद इसका क्या देखेंगे, यूनिट देखेंगे। किसके बारे में देखेंगे, यूनिट। तो यूनिट चाहे सेल्फ इंडक्शन हो या म्यूचुअल इंडक्शन एक ही रहेगा। यूनिट क्या होता है इसका, एसआई यूनिट हेनरी होता है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं, यहाँ पे आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, फटाक से हम लिख देते हैं एसआई यूनिट ऑफ इंडक्शन। अब आइदर सेल्फ हो या म्यूचुअल हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमने सिंपली लिखा है एसआई यूनिट ऑफ इंडक्शन। तो इंडक्शन का एसआई यूनिट हमारे पास क्या होता है, एच। एच किसको रिफ्लेक्ट करता है, हेनरी को। किसको रिफ्लेक्ट करता है, हेनरी को। तो सिंपल सी बात है, आप कैसे भी निकाल सकते हो, फाई इज इक्वल टू एल आई, तो दिस इंप्लाइज एल इज इक्वल टू फाई बाई आई। तो फाई का क्या होता है ऑलरेडी
वेबर अपॉन एम्पेयर, यानी कि हम लिख सकते हैं वेबर पर एम्पेयर। ऑब्वियस सी बात है, यहां पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। फाइव इज इक्वल टू अगर हम एम आई लिखते हैं तो दिस इंप्लाइज एम इज इक्वल टू 5 क्या हो जाएगा आई, यहां पे भी हमारा वेबर पर एम्पेयर आ गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि हम लिख सकते हैं हेनरी जो है, यानी कि जो हेनरी है उसको हम किसके बराबर लिख सकते हैं, वेबर पर एम्पेयर, यानी कि वेबर पर एम्पेयर। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है, अब जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम लोग कोफिशिएंट ऑफ लॉन्ग करंट कैरिंग, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ लॉन्ग करंट कैरिंग सोलेनॉइड के चलते देखेंगे, और फिर कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस फॉर टू लॉन्ग कोएक्सियल करंट कैरिंग सोलेनॉइड।